हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ एनएमडीकेट। आज मैं बड़ी इन डिटेल बात करूंगा न्यूटन सेकंड लॉ पे। इससे पहले लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बात की थी। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ की थोड़ी सी रिव्यू करते हैं। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर किसी सरफेस पे कोई बॉडी ऑफ मास m पड़ी हो और लेट्स से ये बॉडी रेस्ट में है, तो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे इस वक्त हैं लेकिन ये बॉडी फिर भी मोशन नहीं कर पा रही, ये अपने रेस्ट की स्टेट को मेंटेन कर रही हैं। सो दोज फोर्सेस आर, द फर्स्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, that is because of its weight, that is W is equal to mg, which is always directed downwards। यहाँ पे इस बॉडी और सरफेस के दरमियान एक कंटेक्ट है, यहाँ पे एक कंटेक्ट फोर्स होती है जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस। तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, उसको हम नॉर्मल फोर्स n कहते हैं। एंड सिमिलरली अगर इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट्स से दैट इज द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर ये बॉडी फिर भी नहीं मूव कर रही, तो यहाँ पे एक किस्म की फ्रिक्शन होती है जिसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये बॉडी मूव नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे एक फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर आप y एक्सिस को देख लें तो y एक्सिस पे n इज इक्वल टू w। ये बॉडी y एक्सिस पे मूवमेंट नहीं कर पा रही, रेस्ट में है। क्यों? बिकॉज नॉर्मल फोर्स ने वेट को बैलेंस किया है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, n माइनस w इक्वल टू 0। और इन तमाम फोर्स का सम जो है, यानी ये y एक्सिस पे है और इसका सम 0 आ रहा है। तो इट मींस कि y एक्सिस पे तो फोर्सेस हैं लेकिन वो फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है। तो y एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही बिकॉज सम ऑफ द फोर्सेस ऑन y एक्सिस 0। सिमिलरली अगर आप x एक्सिस को देख लें तो x एक्सिस पे दो फोर्सेस हैं, एक अप्लाइड फोर्स और एक स्टैटिक फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स के इक्वल है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स पे ये डायनामिक फ्रिक्शनल और स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस पे भी एक लेक्चर लेंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है तो ये बॉडी एक्स एक्सिस पे भी मूवमेंट नहीं कर पा रही। इसका मतलब हुआ कि अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए एक्स एक्सिस पे भी इसका सम क्या आएगा, सम ऑफ दीज फोर्सेस ऑन एक्स इज आल्सो इक्वल टू 0। तो in simple words, Newton first law says कि अगर sum of the forces along x axis, along y axis and particularly along z axis अगर वो 0 हो तो बॉडी अपनी रेस्ट को मेंटेन करेगी। इसी तरह let's say there is a body, let's say consider करें, let's say this is a raindrop। When this raindrop falls in air, तो सबसे पहले ये फॉल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, W इज इक्वल टू mg। और जब ये एयर में फॉल करेगा, यहाँ पे लेट सपोज ये एयर है, जब ये एयर में फॉल करेगा तो इसको एक ड्रैग फोर्स मिलेगा, इसको एक रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा जिसे हम F ड्रैग बोलते हैं, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। तो इस वक्त एक ड्रैग फोर्स है और एक वेट, और लेट सपोज ये रेन ड्रॉप मूव कर रहे, तो यहाँ पे वेलोसिटी v थी। लेट सपोज जब रेन ड्रॉप यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे भी इस पे दो फोर्सेस थी, ड्रैग फोर्स और वेट, लेकिन इसकी वेलोसिटी स्टिल v है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फोर्सेस तो हैं लेकिन फोर्सेस दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी? ड्रैग फोर्स माइनस वेट, या ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। दो फोर्सेस हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ड्रैग फोर्स माइनस वेट इक्वल टू 0। अगर इक्वल है तो इसका सम 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो कि सम ऑफ द फोर्सेस क्या है?
जीरो है। जब सम ऑफ द फोर्सेस जीरो होंगी बेटा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी सम ऑफ द फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका मतलब कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी चेंज एंड वेलोसिटी जीरो होंगी। इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर होंगी फाइनल वेलोसिटी की। इन डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो वी आई इस साइड पे आ जाएगा तो वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion with uniform velocity, no change in velocity. Change in velocity is zero. F the net force is zero. F the net force is zero. F the net force is zero. This is what we have discussed in Newton first law. But what if the net force is not zero? Let's say किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। लेट्स से ये कोई बॉडी है, ठीक हुआ, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है एंड लेट्स से दैट इज द अप्लाइड फोर्स, और एक फोर्स इसको अपोज कर रहा है, लेट्स सपोज दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये बॉडी ऊपर नीचे नहीं आ रही तो ऑफ कोर्स एन ने डब्ल्यू को बैलेंस किया हुआ है। तो अब अगर मैं कहूं कि एफ ए इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो सम ऑफ द फोर्सेस विल नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सम ऑफ द फोर्स जीरो नहीं है तो बेटा क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगी बॉडी में, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक हो बेटा, तो अब फोर्स आया, एक्सेलरेशन और चेंजिंग वेलोसिटी। तो एमसीक्यूज में जो सबसे पहली चीज आपसे अक्सर पूछते हैं वो फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो हमें बताएगा कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं। फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो हमें बताएगा कि बॉडी स्पीड्स अप होंगी या स्पीड डाउन होंगी। फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो हमें ये भी बताएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा कि नहीं। कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले बेटा ये बातें जहन में याद रखें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्शन वो फोर्स की डायरेक्शन होंगी, यानी एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा पैरेलल होगा अप्लाइड फोर्स को। जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होंगी उसी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। द सेकंड थिंग, चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो भी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा। चेंजिंग वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी का नहीं कह रहा, चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किधर होगा, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, बॉडी इधर जा रही है तो चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा। एंड वन मोर थिंग, वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का कह रहा हूं, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन will be in direction of motion। जिस तरफ हरकत हो रही है उसी तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक बेटा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होंगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होंगी, वो होंगी डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरफ हरकत हो रही है उसी तरफ आपके पास किसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चेंजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो भी अप्लाइड फोर्स के साथ पैरेलल होगा। इसकी समझ आएंगी, अब पढ़ते हैं एंड वेरी डिटेल कि इन डायरेक्शंस का मतलब क्या है, बॉडी कब स्पीड अप होंगी और बॉडी कब स्पीड डाउन होगी। ठीक है, ये नोट कर लें और इसके बाद पढ़ते हैं डिफरेंट कंडीशंस। ओके, अब लेट्स से ये कोई बॉडी है और इसका स्पीड या इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड,
फिर इसका स्पीड जो है वो हुआ 2 मीटर पर सेकंड। फिर इसका स्पीड पहुंचा लेट सपोज 4 मीटर पर सेकंड पे। फिर इसका स्पीड पहुंचा लेट से 6 मीटर पर सेकंड पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर होंगे। लेट सपोज यहां पे टाइम इसको लगा 1 सेकंड, फिर टाइम 2 सेकंड, फिर टाइम 3 सेकंड्स, ठीक है। और अब जरा गौर करें, अगर यहां पे मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है। अगर इसको और इस पोजीशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो 2 - 0 और यहां तक पहुंचते 1 सेकंड लगा था, यहां से स्टार्ट किया था तो 1 - 0, तो यहां से एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो फाइनल यही है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी 2, टाइम यहाँ पे लगा था 2 सेकंड और यहाँ पे टाइम -1 सेकंड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। बेटा एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा कि वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि नेट फोर्स 0 नहीं है, यानी इस पे जो फोर्स लगा है उस नेट फोर्स की वजह से ये इसी डायरेक्शन में, और ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो बेटा अब बताएं कि डायरेक्शंस क्या होंगी। तो देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि एक्सेलरेशन ये अप्लाइड फोर्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन होगा अप्लाइड फोर्स का, तो ये डायरेक्शन होंगी एक्सेलरेशन की, ये डायरेक्शन होंगी चेंजिंग वेलोसिटी की। बिकॉज अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, चेंजिंग वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, एंड यही डायरेक्शन होंगी किस चीज की, चेंजिंग वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी, फोर्स भी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी ऐसे जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर यही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होंगी, और बॉडी जो है वो स्पीड अप होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी स्पीड अप होती है तो अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी इज पैरेलल टू वेलोसिटी। ये सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं ये सारी पैरेलल होती हैं, कब? जब बॉडी स्पीड अप होती है। अब लेट्स से ये जो बॉडी है अगर इसको ब्रेक लगाए जाए, यानी ये जो बॉडी यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी, इसको ब्रेक लगा, ठीक है, और 6 मीटर पर सेकंड से ये आया 4 मीटर पर सेकंड में, 4 मीटर पर सेकंड से ये आया 2 मीटर पर सेकंड में, और फाइनली ये रुक गया और 0 मीटर पर सेकंड। ठीक हो बेटा, यहां पे देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये भी साथ में लिखें कि v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पे देख ले इस बॉडी की स्पीड क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई होंगी। जब ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त यानी यहां से अप्लाइड फोर्स जो इस डायरेक्शन में थी वो खत्म, और ड्राइवर ने ब्रेक दबाया। जब ब्रेक दबाया तो अब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये हुई। ठीक बेटा, तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हुई, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो ये बॉडी तो बेटा ऐसे जा रहे हैं ना, 6 से 4 में आया, 4 से 2 में आया, तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यही थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होंगी, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, लेकिन चेंजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो अप्लाइड फोर्स में होती है, तो ये चेंजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ आई बेटा कि नहीं? और बॉडी एज अ होल क्या होंगी, वो होंगी स्पीड डाउन, बॉडी स्पीड डाउन होगी। कब? जब अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या हो, एंटी पैरेलल, यहां पे एंगल देखिए कितना 180 डिग्री। जब वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो, बॉडी स्पीड डाउन होंगी। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो तो बॉडी क्या होंगी, स्पीड डाउन होंगी।
यानी सिंपल अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी था, तो बॉडी स्पीड अप हो रही थी। फोर्स, अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी, यहां पे अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को एंटी पैरेलल हैं, तो फोर्स एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो बॉडी क्या होंगी, स्पीड डाउन होंगी। क्लियर? ओके, वन मोर। अगर यहां पे कर लेते हैं, लेट्स से ये कोई बॉडी ऑफ मास m है, ठीक हो बेटा, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेट्स से फोर्स ए से लगा, तो बेटा यहां पे फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये बॉडी एक खास किस्म की मोशन कर पाएगी, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहां पे ऐसा होता है। तो यहां पे चूंकि फोर्स सेंटर की तरफ था, और सिंपल अल्फाज में फोर्स और वेलोसिटी अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो फिर सर्कुलर मोशन होगा। तो यहां पे देखें बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस केस में, जब फोर्स एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन डायरेक्शन फिर भी क्या था, सेम। यहां पे बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं, एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, बॉडी की मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं, जितने स्पीड के साथ मूव कर रही है उतनी ही स्पीड के साथ मूव करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ। कब, जब फोर्स परपेंडिकुलर हो टू वेलोसिटी। तो बेटा आप मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होंगी, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सर्कुलर मोशन में फिर पढ़ेंगे भी। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गई। द लास्ट वेरी माइन्यूट थिंग, उसको भी जहन में याद रखिए, और भी एंगल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स से अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो और ये फोर्स का डायरेक्शन हो, अगर एंगल थीटा वो क्या हो, ग्रेटर हो देन 0 डिग्री, ये एंगल बिटवीन क्या, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान अगर एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री हो एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री हो, एंगल बिटवीन एफ एंड वी अगर ग्रेटर देन 0 डिग्री हो और स्मॉलर देन 90 डिग्री हो, तो फिर बेटा क्या होगा, वी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, और बॉडी जो है वो स्पीड अप होंगी। कब, अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो फिर दोनों चेंज होंगी, वेलोसिटी भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज। सिमिलरली एक और चीज, अगर लेट्स से ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये थीटा है, अगर थीटा यहां पे 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, अगर एंगल 90 डिग्री यहां तक था, तो ये 90 से ज्यादा है, अगर एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे, वेलोसिटी भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, लेकिन बॉडी स्पीड अप नहीं होंगी, स्पीड डाउन होंगी, और वेलोसिटी चेंज, यहां पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन इंक्रीज होंगी, यहां पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन डिक्रीज होंगी, और डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शंस, जिसमें आपको फोर्स, चेंजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा, डायरेक्शन कब चेंज होगा, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, नोट इट डाउन, और अब इसमें बहुत सी चीजें रहती हैं, नोट डाउन शाबाश, और आगे जाते हैं।
ओके, अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए ऑफ मास m, ये नेट फोर्स हो, तो इसमें प्रोड्यूस होंगी एक्सेलरेशन, एंड ये जो नेट फोर्स है ये हमेशा बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ सेज कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है और अगर वो नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो यही डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की भी है। ठीक बेटा, तो लेट्स से ये बॉडी ऑफ मास m है और इस पे एक फोर्स a से लग रहा है, ये फोर्स है और ये कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक बेटा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी जो है अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मुझे बताएं कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फोर्स जो है वो किसी 30 डिग्री या 40 डिग्री या 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है और ये मास एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताएं कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे ये फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा, यही है ना बेटा, ये फोर्स है, ये थीटा है, तो ये F sin थीटा कंपोनेंट है, ठीक हुआ ये वाला, और ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, F cos थीटा। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे एक फोर्स ये लग रहा है F cos थीटा, एक फोर्स इस पे ये लग रहा है F sin थीटा। ठीक हुआ, ये एंगल बना रहे ये फोर्स है, और एक इस पे वेट W के बराबर है, ठीक, और नेट फोर्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जनाब नेट फोर्स तो बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन के, लेकिन इस वक्त अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ये किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, तो नेट फोर्स यहां पे रहा है F cos थीटा इज इक्वल टू ma। क्लियर बेटा, F cos थीटा, नेट फोर्स यहां पे F cos थीटा के बराबर है, तो F cos थीटा इज इक्वल टू ma। यहां से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट इज इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाई m। बात समझ आई कि नहीं? एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है फोर्स और एंगल और मास की वैल्यू दिया हुआ ना, तो एक्सेलरेशन फाइंड करें। सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, बिकॉज वेट ने बैलेंस किया हुआ है किसको, F sin थीटा को, तो यहां से आप वेट भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा? ओके, F bodies are in contact, लेट से आपके पास बॉडीज कांटेक्ट में है, तो अगर बॉडीज कांटेक्ट में है तो लेट सपोज ये बॉडी है, दो बॉडीज हैं, लेट से दिस इज मास m, या लेट से ये 2 kg बॉडी है, ये 3 kg बॉडी है, और इस पे 45 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बताएं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए बेटा, जब बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में होती हैं, तो जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो जितने एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेगा उतने एक्सेलरेशन के साथ ये भी मूव करेगा, तो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही एक्सेलरेशन इसका। यहाँ पे ये जो एक दूसरे के साथ ये टच हुए हैं इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो उसका मेथड समझा देता हूं कि कांटेक्ट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, और इस बॉडी पे जितना फोर्स लगेगा और इस बॉडी पे जितना फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी। लेट से ये अगर m1 है तो m1 पे कितना है, ये अगर m2 है तो नेट फोर्स m2 पे कितना है। तो सबसे पहले आपने इस पूरे सिस्टम को, है तो 2 बॉडीज लेकिन आपने इसको एक बॉडी कंसिडर करनी है, तो टोटल मास यहां पे कितना है बेटा, 5 kg। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सेलरेशन फाइंड करे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m है, तो A इज इक्वल टू यहां पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हुआ है डिवाइडेड बाय मास, तो मास टोटल लेंगे, क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूं एक सिस्टम,
हैं तो दो बॉडीज, लेकिन आप इसको एक कंसिडर करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो A इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना है तो 45 न्यूटन और मास 5, तो एक्सेलरेशन कितना आया 9, 5 45 डिवाइड बाई 5 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन भी 9, ये एक्सेलरेशन भी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों एक्सेलरेशंस इक्वल हैं। तो अक्सर एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि अगर किसी बॉडी 2 kg बॉडी और 3 kg बॉडी वो कांटेक्ट में है और 45 न्यूटन पे अगर 2 kg बॉडी पे फोर्स लग रहा है 45 न्यूटन, तो बताएं कि 3 kg बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में अगर पूछे कि 2 kg बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 3 kg बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बेटा जब बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा A1:A2 अगर आपसे पूछे तो हमेशा 1:1 होगा। यानी अगर ये एक्सेलरेशन A1 है, ये एक्सेलरेशन A2 है, तो दोनों एक्सेलरेशन तो इक्वल है ना, क्योंकि बॉडीज कांटेक्ट में है। तो एक्सेलरेशन की रेशो हमेशा फॉर बॉडीज इन कांटेक्ट क्या होती है 1:1। ठीक, अब देखें कांटेक्ट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स फाइंड कर, लेकिन कांटेक्ट फोर्स से पहले नेट फोर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेट फोर्स अगर फाइंड करना हो, नेट फोर्स ऑन मास M1, तो वो बराबर होगा M1 टाइम्स एक्सेलरेशन। यानी इसकी मास कितनी है और एक्सेलरेशन कितनी थी, तो मास इसका 2 और एक्सेलरेशन इज 9, तो इससे आया 18 न्यूटन। यानी इस बॉडी पे M1 पे 18 न्यूटन नेट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। इस तरह अगर मैंने नेट फोर्स फाइंड करनी है M2 पे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो M2 टाइम्स एक्सेलरेशन, तो M2 इज 3 और मल्टीप्लाई बाई 9, तो इससे आया 27 न्यूटन। ठीक हुआ, ये हुआ नेट फोर्स, ये हुआ नेट फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स 3 kg बॉडी पे कितना है 27 न्यूटन। दोनों को ऐड करें, इट अगेन सम्स अप टू 45 न्यूटन। बेटा बात समझ आई कि नहीं। नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करें। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करती है, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये एक्सेलरेशन इस बॉडी का, 2 बॉडीज है, 3 है, 4 है, जितने भी है सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। अलग अलग नेट फोर्स फाइंड करना है तो उसका मास टाइम्स दैट कॉमन एक्सेलरेशन। अब अगर मैं कांटेक्ट फोर्स, ये दोनों बॉडीज जहां पे एक दूसरे के साथ टच हुए हैं, इसको कांटेक्ट कहते हैं। अगर कांटेक्ट फोर्सेस मैंने यहाँ पे फाइंड करनी है तो कांटेक्ट फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स फाइंड करनी है। M1 किसको पुश कर रही है, M2 को पुश कर रही है। M1 M2 को पुश कर रही है। ये जिस बॉडी को पुश कर रहा है आपने सबसे पहले उसकी मास लेनी है। तो M2 को पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे M2 डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2, और इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल फोर्स के साथ। तो कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना हो तो M2 की वैल्यू कितनी है 3, टोटल मास कितना है 3 + 2 5, मल्टीप्लाई बाई फोर्स कितना अप्लाई हुआ है 45 न्यूटन। तो यहां से आएगा 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है 27 न्यूटन। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पे वो कितना होगा, वो 27 न्यूटन होगा। ठीक है बेटा, ये 2 बॉडीज अगर कांटेक्ट में हो तो ऐसा होगा। अब हम 3 बॉडीज को ले रहे हैं, लेट्स से 3 बॉडीज कांटेक्ट में है और कांटेक्ट फोर्स फाइंड करते हैं और नेट फोर्स फाइंड करते हैं। अब आपको मेथड आना चाहिए, ये लिख लें, फिर 3 बॉडी सिस्टम पे जाते हैं। शाबाश, नोटेड डाउन। Okay, let's say this is mass of 2 kg, this is mass of 3 kg and this is mass of 5 kg and let's say यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 40 न्यूटन। ठीक है, तो इस नेट फोर्स की वजह से यहाँ पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा था एक्सेलरेशन क्या होंगी, सेम। यहाँ पे अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछे A1 रेशो A2 रेशो A3, तो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 1:1:1, कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उस कांटेक्ट फोर्स नाम को लेट सपोज C1 नाम दे,
यहाँ पे कंटैक्ट फोर्स फाइंड करना है, इसको नाम दे C2। इस पे नेट फोर्स कितना है, इस पे नेट फोर्स कितना है, इस पे नेट फोर्स कितना है। तो बड़ा सिंपल, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, नेट फोर्स कितना है और टोटल मास कितनी है। तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स कितना था 40 न्यूटन, टोटल मास कितनी है 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया, वो आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 2 kg बॉडी कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है 4, टच है ना सारे, तो ये भी 4 और ये भी 4। अब नेट फोर्स फाइंड करना है, तो नेट फोर्स ऑन 2 kg तो कैसे फाइंड करते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो m1 टाइम्स, ये लेट सपोज m1 है, ये m2 है, ये m3, तो m1 टाइम्स एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन, तो m1 2 और कॉमन एक्सेलरेशन कितना था 4, तो इससे कितना आया 8 न्यूटन। इस तरह नेट फोर्स ऑन 3 kg बॉडी तो कितना होगा, तो मास टाइम्स कॉमन एक्सेलरेशन, तो 3 × 4, तो 4 × 3 कम्स आउट टू बी 12 न्यूटन। इस पे फाइंड करना हो नेट फोर्स ऑन 5 kg तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 × कॉमन एक्सेलरेशन तो 20, तो यहाँ पे नेट फोर्स 20 न्यूटन। अब आप इसको ऐड करें 12 + 8 20, 20 + 20 40 न्यूटन, इट सम्स अप टू 40 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स हुआ हर एक बॉडी पे अलग अलग। अब यहाँ पे कंटैक्ट फोर्स फाइंड करना है, ये कंटैक्ट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो कंटैक्ट फोर्स फाइंड करना है ये फोर्स, ठीक हो, इसको क्या कहते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ऑन 3 kg। ऐसे भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या द फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 kg ऑन द 2 kg, दोनों पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इस पे अगर कंटैक्ट फोर्स ऐसे पड़ रहा है N1 तो इस पे भी कंटैक्ट फोर्स ऐसे ही पड़ेगा N2, ठीक हो ना। अच्छा अब देखें 2 kg किस बॉडी को पुश कर रहे हैं, 2 kg 3 kg को भी पुश कर रहा है और 5 kg को भी पुश कर रहा है। तो अगर मैंने कंटैक्ट फोर्स C1 फाइंड कर रहा है तो मैंने आपको कहा था कि ये कंटैक्ट फोर्स यहां पे फाइंड करनी है। तो अब ये बॉडी इसको भी पुश कर रही है और इसको भी, तो M2 को भी पुश कर रही है प्लस M3 को भी पुश कर रही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास और मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो मास कितना है 5 6 7 8, तो यहां पे 8 आया। टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम का, वो है 5 8 और 10, तो यहां पे 10 आया। मल्टीप्लाई बाई फोर्स कितनी अप्लाई हुई 40 न्यूटन, तो यहां से 4 आया। यहां से C1 इज इक्वल टू 32 न्यूटन, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ रहा है 32 न्यूटन। तो ये कंटैक्ट फोर्स यहां पे कितना होगा 32 न्यूटन होगा। ये कंटैक्ट फोर्स फाइंड करनी है C2, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां पे फाइंड करना है। तो ये बॉडी इसको पुश कर रही है, सिर्फ M3 को पुश कर रही है, और टोटल मास कितना है डिवाइड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई बाई फोर्स। तो M3 को पुश कर रहे हैं वो 5 है, टोटल मास कितना था वो है 10 मल्टीप्लाई बाई 40, तो यहां से 4, यहां से आया 20 न्यूटन, ठीक हुआ। तो यहां पे कितना कंटैक्ट फोर्स है 20 न्यूटन ऐसे, 20 न्यूटन ऐसे। तो यहां पे जो कंटैक्ट फोर्स है वो 20 न्यूटन, यहां पे जो कंटैक्ट फोर्स है वो कितना था, वो था 32 न्यूटन। दिस वाज ऑल अबाउट द कंटैक्ट फोर्सेस। आई होप कि अब आपके पास 3 बॉडीज हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर, आप कंटैक्ट फोर्स बड़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्टकट्स डायरेक्ट अप्लाई की क्योंकि हम एनएमडीकेट पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक्सप्रेशंस और डेरिवेशंस की जरूरत ही नहीं है। ये नोट डाउन कर लें। और अभी रेशोज पढ़ते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज में अक्सर आपको रेशोज गिवन होती हैं, एक्सेलरेशन की रेशोज गिवन होती हैं, फोर्सेस की रेशो फाइंड करनी होती हैं, फोर्सेस की रेशो गिवन होती हैं, और एक्सेलरेशन और मास की रेशोज फाइंड करनी होती है। तो ये नोट डाउन कर ले, आगे जाते हैं। ओके, तो जनाब न्यूटन सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू ma। अगर लेट्स से फोर्स कांस्टेंट हो,
तो यहाँ पे यही इक्वेशन बनेगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू एम ए। इससे कांस्टेंट हटाना हो तो ये रिलेशन बनेगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो छोटी बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, बड़ी बॉडी में कम एक्सेलरेशन होगा। कब? अगर फोर्स कांस्टेंट हो। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाई M1। रेशो उल्टा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर पेपर में गिवन है कि A1 रेशो A2 इज इक्वल टू लेट से 1:3, तो बताएं कि M1 रेशो M2 क्या होगी। तो आपने क्या करना है, इस रेशो को इनवर्स करना है, तो वो होगा 3:1। यानी यहां पे आपने A1 और A2 की वैल्यूज पुट करनी है, तो M1 और M2 की रेशोज निकल जाएंगी। इस तरह अगर मास की रेशो गिवन हो, लेट्स सपोज एमसीक्यू में गिवन हो कि M1 और M2 जो है उसकी रेशोज जो है वो 2:3 हैं, तो एक्सेलरेशन की रेशोज क्या होंगी, तो वो होंगी 3:2। बात समझ आई? ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि एमसीक्यू लिख भी लेते हैं कि ऑफ सेम फोर्स एक्ट्स on body of mass m and 3m, find ratio of their acceleration। अब देखें, मास दो गिवन है, कितनी? m और 3m। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर m की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 1 है, तो m2 की वैल्यू कितनी होंगी? 3 होंगी, क्योंकि एक m है और एक 3 टाइम्स m है। तो अगर m1 1 किलोग्राम है तो m2 3 किलोग्राम होगा। तो ये मासेस की रेशियोज होंगी। तो एक्सेलरेशन की रेशियोज क्या है? तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1। तो M2 की वैल्यू 3, M1 की वैल्यू 1, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 3 और 1। तो मास की रेशियो अगर 1:3 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 3:1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ठीक बेटा। इसी तरह इसमें एक और भी वैल्यू कांस्टेंट पुट करके इसमें से आप और भी रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर मास जो है वो कांस्टेंट हो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो फिर F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 अगर मास कांस्टेंट हो। तो अगर एक्सेलरेशन की रेशियोज गिवन है A1 A2 इज इक्वल टू लेट सपोज 1:3 गिवन है, तो फोर्सेस की रेशियो भी यही होंगी, कोई भी चेंजेस नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। सिर्फ इनवर्स रिलेशन में ये उल्टा हो जाएगा। बात समझ आई बेटा कि नहीं? ठीक हुआ। एंड वन लास्ट मोर थिंग, अगर आपको कहें कि फोर्स फाइंड करें, फोर्स रिक्वायर्ड टू डिसेलरेट या टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एक्सप्रेशन थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूं तो इसको समझने की कोशिश करें। फोर्स फाइंड करनी है अगर 5 न्यूटन बॉडी जो है उसका वेट 5 न्यूटन हो और उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो बेटा F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे मास और वेट के दरमियान रिलेशन है, W इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से मास निकलेगा M इज इक्वल टू W डिवाइड बाई जी। तो F इज इक्वल टू मास की वैल्यू पुट करें तो W डिवाइड बाई जी इंटू ए। तो आपके पास वैल्यूज हैं यहाँ पे 5, तो 5 पुट करें। एक्सेलरेशन जो है वो कितना एक्सेलरेट करना है, तो 4 तक, और G की वैल्यू अपनी आसानी के लिए हम 10 ले सकते हैं। तो 5 2 इससे 2 आ जाएगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन। ठीक है। अगर आपको वेट गिवन हो और आपसे फोर्स जो है वो फाइंड करने को कहा जाए तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, वन लास्ट MCQ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं, उसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके
find force to decelerate a body up to 4 meter per second square, which is falling from certain height. और लेट्स सपोज जो बॉडी है उसका मास जो है वो 5 kg। अगर कोई 5 kg बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है? वो तो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करें। लेकिन अगर वो रेजिस्टिव मीडियम में हो तो बॉडी जब नीचे आएंगी तो वो डिसेलरेट होंगी। तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है अगर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाना चाहते हैं 5 किलोग्राम बॉडी के लिए? तो फोर्स के जरिए ही डिसेलरेट होगा ना। इसका मतलब ये कोई बॉडी है 5 kg की, ये नीचे आ रही है किस वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, W की वजह से, mg की वजह से, और इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स। यही फाइंड करनी है, फाइंड फोर्स टू डिसेलरेट। तो ये फोर्स इसको डिसेलरेट करेगा, तो ये फोर्स फाइंड करनी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो बॉडी है वो नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी फोर्स और जो फोर्स इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है माइनस F अपवर्ड, इट मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन। लिख सकता हूं ना, ये नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma, यही तो सेकंड फार्मूला है, F नेट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? ग्रेविटी फोर्स और अपवर्ड फोर्स, ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, Fg बराबर होता है mg माइनस F अप इज इक्वल टू ma नेट। अब मैंने ये अपवर्ड फोर्स फाइंड करनी है, तो अपवर्ड फोर्स को इस साइड पे ले, ये उस साइड पे चला जाएगा, तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू mg माइनस ma नेट। तो F अपवर्ड इज इक्वल टू m कॉमन ले और g माइनस a, तो F अपवर्ड इज इक्वल टू, तो बस ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मास कितना है 5, g की वैल्यू 10, माइनस कितने एक्सेलरेशन तक लाना है इसको 4 तक, तो F अप इज इक्वल टू 5 और 10 माइनस 4 6 आएगा, इससे आया 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड कि 5 kg बॉडी की एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक लाया जाए। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। इस लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ पे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। एंड 2-3 एमसीक्यूज और भी सुन लें कि न्यूटन सेकंड लॉ वो क्वालिटेटिव नेचर की फोर्स के बारे में बताते हैं या क्वांटिटेटिव नेचर। तो यहाँ पे हम फोर्स को बार बार फाइंड कर रहे हैं, हम क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फोर्स। एंड सेकंड, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर एमसीक्यूज में लिखा हो फोर्स एंड मास, तो F इक्वल टू ma को देख के तो आप कहेंगे कि फोर्स और मास का भी तो रिलेशन है, लेकिन नहीं, प्राइमरीली इट टेल्स अस अबाउट द फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द quantitative nature of force and it tells us about the relation between the force and acceleration. This was all about the Newton's second law. Stay tuned, inshallah next lecture will be on the Newton's third law और उसको भी इसी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।